हेलो, वेलकम टू ऑल। तो स्वागत है आप सभी का। और आज हम देखने वाले हैं 3 और 4 जनवरी की जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ रही है उनके बारे में डिस्कस करेंगे और उनसे क्या पॉइंट निकल के आते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो, उन पर भी बात की जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले एक न्यूज़ आई है और ये आपके रिलेटेड है ग्रामीण भारत महोत्सव 2025। ये चीज़ अभी न्यूज़ में बनी हुई है, ग्रामीण भारत महोत्सव। तो कहीं न कहीं ग्रामीण भारत महोत्सव का मतलब है कि जो फ़ोकस रहने वाला है, वो कहीं न कहीं रूरल इंडिया पर रहने वाला है। और ये जो ग्रामीण भारत महोत्सव है, इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया जाएगा 4th ऑफ जनवरी को भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। और ये जो प्रोग्राम है, ये 4 से लेकर 9 जनवरी के बीच में चलेगा, जो कि भारत के रिच कल्चरल और एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट को कहीं न कहीं सामने रखकर किया जाने वाला एक ये दैट मीन्स प्रोग्राम है, जिसकी मेन थीम है बिल्डिंग ए रेजिलिएंट रूरल इंडिया फॉर विकसित भारत। और मोटो इसका रखा गया है, गांव बढ़े तो देश बढ़े। तो पूरा सिनेरियो क्या है, तो देखिए, अ, ग्रामीण भारत की बात हो रही है, तो अगर आप देश को मेन डेवलपमेंट पैमाने पर उतारना चाहते हैं, जैसा कि सरकार का एम रहा है विकसित भारत या डेवलपमेंट भारत 2047 तक का टारगेट, तो उसमें अर्बन के साथ साथ रूरल इंडिया का भी एक इम्पॉर्टेंट योगदान रहेगा। और ये तभी हो पाएगा जब वहाँ के लोगों को फाइनेंशियली इंक्लूजन किया जाए, दैट मीन्स वित्तीय समावेशन किया जाए और उनको भी मेन स्ट्रीम के तहत जोड़ा जाए। और ये तभी हो पाएगा जब हम कहीं ना कहीं उनके थ्रू जो काम किया जाता है, जैसा कि मेन एक मेजर परसेंटेज आता है एग्रीकल्चर का, उसको हम लोग सस्टेनेबल बना पाए। और दूसरा मेन फोकस रहेगा रूरल वुमेन के एंटरप्रेन्योरशिप पर, उनके सेल्फ रिलायंस पर। चाहे जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत उनको जोड़ा जाए या उनको एम्पावर किया जाए। तो जब ये मोटी मोटी बातें जब कवर आप कर पाएंगे, तब कहीं ना कहीं आपका डेवलप इंडिया का सपना पूरा हो पाएगा। तो जिसका मोटो ही आपने रखा है, गांव बढ़े तो देश बढ़े। तो फोकस हमें दोनों चीज पे करना है, एक फाइनेंशियल इंक्लूजन, उनके एग्रीकल्चर, और तीसरी चीज है वुमेन्स के डेवलपमेंट। और ये तभी हो पाएगा, और इसीलिए सरकार का जो एम रहा है, वो एम रखने की कोशिश की गई है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे रोड की कनेक्टिविटी हो जाए, वेयर हाउस कनेक्टिविटी, रोड वेयर हाउस हो जाए, ताकि बेहतर उनको सुविधाएं मिल पाए, इंटरनेट कनेक्टिविटी हो जाए, सेल्फ रिलायंस इकोनॉमिक्स की बात की जा रही है, और इनोवेशन उनके समुदाय के बीच में पहुंचाया जाए, नए नए तरीके, जैसे सोलर हो गया या इस टाइप की चीजें यूज की जाए, ताकि उनको बेहतर अपॉर्चुनिटीज डेवलप की जा पाए, ताकि वो भी एक इम्पोर्टेंट इंडिया की इकोनॉमी में एक बेहतर दैट मीन्स अपना रोल या इम्पोर्टेंस कंट्रीब्यूशन दे पाए। अगर इसमें उद्देश्य की बात की जाए, तो मेन उद्देश्य यही है, जैसा कि फाइनेंशियल इंक्लूजन आप इसीलिए करना चाहते हैं ताकि लोगों को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। तो एक तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे बात हो रही है, आर्थिक रूप से मजबूत हो, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिले। और इसी के तहत ये इसकी जो शुरुआत की गई, उसमें मेन फोकस नॉर्थ ईस्ट इंडिया पे भी रहा है। अब बात नॉर्थ ईस्ट की आई है, तो कुछ दिन पहले, अभी पहले भी आपने देखा था कि नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए, दैट मीन्स उनको मेन स्ट्रीम से कनेक्ट किया जाए, अष्ट लक्ष्मी महोत्सव। अष्ट लक्ष्मी महोत्सव एक शुरुआत या इनॉग्रेट किया था पीएम मोदी जी ने, तो उनका भी यहाँ पर यही डेटा है। अब अगर हम लोग इसकी बात की जाए कि भाई इनोवेशन भी कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर रहे हैं, तो ये सब क्यों किया जा रहा है, तो एक बेटर चीज यहाँ पर ये है कि पहली चीज तो सिटी लेवल कनेक्टिविटी उनकी बढ़ाई जाए। ठीक है, तो जैसे जैसे कनेक्टिविटी बढ़ेगी, वैसे वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, और जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तो उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा। दूसरी चीज यहाँ पर, अगर हाइलाइट्स की बात देखी जाए कि इस प्रोग्राम का मेन एजेंडा क्या है, तो यहाँ पर 180 स्टॉल्स लगाए जाएंगे अलग अलग क्राफ्ट्समेट से, लगभग 400 आर्टिसंस, जो कि लगभग 28 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज से बिलोंग करेंगे। इसके साथ साथ जो कि उनके दैट मीन्स जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्रोडक्ट होते हैं, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, कोऑपरेटिव्स, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, ट्राइबल क्राफ्ट्स, एज वेल एज नॉर्थ ईस्ट पर फोकस रहेगा। और उनकी फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटीज को कैसे इनहेंस किया जा सकता है,
जैसे एग्रीकल्चर एज वेल एज उसके तहत एलाइड एक्टिविटीज में कैसे उनको इंक्लूड किया जाए, और वहाँ पर परफॉर्मेंस के तौर पर क्या-क्या उनका एक्सपीरियंस रहा है, अलग-अलग कनेक्टिविटी के लिए इंडिया की डाइवर्सिटी को भी प्रेज़ेंट यहाँ पर किया जाए। और इसीलिए सरकार ने रूरल डेवलपमेंट, गाँव के विकास के लिए कई सारे इनिशिएटिव लिए हैं। उन इनिशिएटिव में जैसा कि सबसे पहले फाइनेंशियल इंक्लूजन, लोगों के पास अपना एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, ताकि जो सरकार का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है, बहुत सारी सरकार चलाती है, उसका फायदा डायरेक्ट लोगों तक पहुंच पाए विदाउट किसी थर्ड पार्टी या इंटरमीडिएट। तो जनरल अकाउंट इसीलिए सरकार ने फोकस किया था, और रूरल एज वेल एज सेमी अर्बन एरियाज में लगभग 36.16 अभी तक अकाउंट हो चुके हैं। पीएम आवास योजना लोगों को रहने के लिए स्पेशली रूरल एरियाज में 2.6 करोड़ पक्का हाउस फैमिलीज को दिए गए, और इसी के तहत जल जीवन मिशन के तहत लोगों को वाटर टैप कनेक्टिविटी भी दी गई, और अब तक 15 करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स को वाटर टैप कनेक्टिविटी मिल चुकी है। दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत लगभग सेल्फ हेल्प ग्रुप 10 करोड़ वुमेन को इसका फायदा हुआ है, ताकि उनको आर्थिक रूप से स्वतंत्र और एम्पावरमेंट बनाया जा सके। और पीएम उज्ज्वला योजना, जो कि एक सरकार की मेन स्कीम रही है वुमेन्स की हेल्थ को लेकर, दैट मीन्स वहां पर कुकिंग के लिए जो पहले गैस या मतलब गैस नहीं मिलती थी, अब उनको फ्री गैस कनेक्शन दिया जाएगा, जिसका फायदा अब तक की 10 करोड़ वुमेन्स को पहुंचाया जा चुका है। बेटर कनेक्टिविटी के लिए, दैट मीन्स आसानी से शहरों को गांव से कनेक्ट किया जाए, लोग अपने सामान को बेचने के लिए शहर तक आसानी से आ पाए, मंडीज तक पहुंच पाए। और इसीलिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कनेक्टिविटी को इनहेंस किया गया, और लगभग 7.7 लाख किलोमीटर की रोड अभी तक बनाई जा चुकी है। इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी इनोवेशन के लिए इंटरनेट की भी सुविधा हो, तो भारत नेट स्कीम के तहत इंटरनेट को गांव-गांव तक पहुंचाया गया है, ताकि जो डिजिटल साक्षरता है एंड एज वेल एज एजुकेशन है, उसको कहीं ना कहीं बढ़ाया जा सके। और जब ये स्किलफुल हो पाएंगे, स्किल डेवलप होगी, तभी कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेगी, तो जिससे सेल्फ एम्पावरमेंट भी होगा। तो इन सारी चीजों का काम सरकार लगातार इस पर फोकस कर रही है, और कहीं न कहीं लोगों को मेन स्ट्रीम से कनेक्ट करने के लिए ये ग्रामीण भारत महोत्सव, जो कि 4 से 9 दिसंबर के बीच दिल्ली में लगाया जाएगा, जहाँ पर लोग अपनी हुनर को दिखा सकते हैं। तो ये थी हमारी पहली न्यूज़। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पर नाम आया है लॉजिस्टिक ईज़ अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, इसका नाम है लीड्स रिपोर्ट। तो देखिए, ये जो रिपोर्ट है लीड्स, अब साफ-साफ नाम पता चल रहा है कि लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड है। पहली बात तो लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या है? तो देखिए लॉजिस्टिक्स, पहली बात करें कि वर्ल्ड बैंक सेम ऐसे ही क्योंकि एक्चुअली ये डायरेक्ट अलाइन हो जाती है वर्ल्ड बैंक के प्रोग्राम लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स से। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स जो कहीं ना कहीं 2018 की तर्ज पे शुरू किया गया, और इसीलिए ये जो लीड्स इंट्रोड्यूस हुआ, ये भी 2018 में हुआ था, और इसीलिए 2024 में इसका 6th एडिशन लॉन्च किया गया है। तो अब इसमें मेन फोकस है क्या? तो देखिए लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है जब आप किसी भी चीज को प्रोड्यूस करते हैं, तो उसके प्रोडक्शन से लेकर उसके कंजम्पशन तक की जितनी भी ओवरऑल कवर की जाती चीजें, वो सब लॉजिस्टिक्स का पार्ट है। और इसीलिए प्रोडक्शन से लेकर उसको आपको लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं रोड ट्रांसपोर्ट, ये कनेक्टिविटी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। उसको आप स्टोर करेंगे, तो स्टोर का मतलब है वेयर हाउस, और उसके डिफरेंट सर्विसेज एक से जगह दूसरी जगह तक ले जाने के लिए। तो ये सारे हिस्से लॉजिस्टिक्स का पार्ट होते हैं। तो जितना आसान और जितना बेहतर होगा, उतना लोगों को इसका फायदा मिलेगा। तो इसीलिए जो सरकार का फोकस रहा है वो यही है कि सिटी लेवल पर जो लॉजिस्टिक्स की सुविधा है उसको बेहतर किया जाए, और जब ये चीजें बेहतर होगी तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी इनहेंस हो पाएगी, इसका फायदा अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पाएगा। ठीक है, तो ये चीज सरकार ने लॉन्च की है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल, जिन्होंने लॉजिस्टिक फुल फॉर्म जरूर याद रखें, लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स 2024 का 6th एडिशन लॉन्च किया है, और इसके साथ साथ ये लीव्स की भी अध्यक्षता करेंगे। लीव्स का फुल फॉर्म लॉजिस्टिक एक्सीलेंसी
एडवांसमेंट एंड परफॉर्मेंस शीट। अब लीड की अगर फ्रेमवर्क की बात करें तो ये किस ढांचे पर काम करता है, तो एक तो लॉन्गेविटी हो जाए, दैट मीन्स कितना बेहतर तरीके से आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और वो चीज़ें जो लॉन्ग टर्म के लिए आपको रिजल्ट दें। उनकी एफिशिएंसी पर बात की जा रही है, उनकी प्रभाविता, इफेक्टिवनेस, कितना एक्सेसिबल होगा, उनकी अकाउंटेबिलिटी एज वेल एज डिजिटलाइजेशन पे भी फोकस किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर एक तो आप ग्रीन लॉजिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, एनवायरनमेंट को ध्यान में रखना चाहिए। न्यू टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं और न्यू टेक्नोलॉजी का सीधा सा मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जितना से ज़्यादा यूज़ की जा पाए। इसके साथ-साथ फोकस मशीन लर्निंग पे भी है, चीज़ों को बेहतर तरीके से लोगों तक पहुँचाया जाए और ये तभी हो पाएगा जब आपके पास डेटा बेहतर तरीके से आएगा। तो डेटा एनालिटिक्स पर भी जोर देने की बात की गई है और इसीलिए इस काम को बढ़ाने के लिए जब ये सारी चीज़ें होंगी, ये तभी पॉसिबल है जब स्टेट के साथ-साथ जो प्राइवेट प्लेयर हैं, उनका भी लॉजिस्टिक्स में एक बेटर योगदान रहे और जब दैट मीन्स बेहतर एक्शन प्लान के साथ उतरेंगे, तो इस बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट के भी चांसेस बढ़ेंगे। तो अगर आप बाहर से इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना चाहते हैं, ये तभी हो पाएगा जब भाई इन्वेस्टर को एक तो सेफ्टी मिले, दूसरा सिक्योरिटी मिले, तीसरा जो टाइम वेस्ट होता है जैसे कि कई बार विंडो क्लियरेंस में टाइम हो गया, तो वो चीज़ें मिले और इसके साथ-साथ इनोवेशन टेक्नोलॉजीज़ मिले जैसे एआई का यूज़ से हम इनोवेटिव तरीके से चीज़ों को बेहतर और आसान बना सकते हैं। इसीलिए इसके 4 की पिलर्स दिए गए हैं जिसमें सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे वेयर हाउस, स्टोरेज हाउस की बात हो जाए, रोड कनेक्टिविटी हो जाए, लॉजिस्टिक सर्विस की बात हो जाए, ऑपरेटिंग एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट दिया जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है? तो जैसे विंडो क्लियरेंस आपकी एक ही जगह से सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाए और इसके साथ-साथ सस्टेनेबल लॉजिस्टिक्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज़ वेल एज़ मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स ये सब सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएँ। तो 4 की पिलर्स पर यहाँ पे फोकस रखा जाएगा। इसके साथ-साथ जो लीप्स की बात हुई है, लीप्स क्या है? तो लीप्स इज़ अ लीडरशिप एंड इनोवेशन प्रोग्राम है जो कि लॉजिस्टिक्स सेक्टर के अंतर्गत ही आता है। तो आप लीडरशिप में कितना बेहतर परफ़ॉर्म कर रहे हैं। इसके साथ-साथ पीयूष गोयल ने यहाँ पर अ, गति शक्ति कोर्स भी लॉन्च किया है, गति शक्ति विश्वविद्यालय के अंदर। इट इज़ अ 15 आवर कोर्स। इसके साथ-साथ रिपोर्ट ऑन लॉजिस्टिक कॉस्ट फ्रेमवर्क जो कि प्रिपेयर की जाती है एनसीएईआर के तहत, जिसका मेन एम ही है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट कितना खर्चा आ रहा है या कितनी लॉजिस्टिक कॉस्ट लग रही है उसका असेसमेंट किया जा सके। और ये सारी चीज़ें किसके तहत गाइड की जाएँगी, तो यहाँ पर नीति आयोग के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, आपके सेंट्रल ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्रीज़ के अलग-अलग पर्सन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एज़ वेल एज़ अलग-अलग एकेडमिक्स एंड इंडस्ट्री स्टेक होल्डर इसमें एग्ज़ाम एज़ वेल एज़ डोमेस्टिक कार्गो डेटा भी कलेक्ट किया जाएगा। तो इन सभी के सपोर्ट से चीज़ों को बेहतर बनाने का काम किया जा रहा है। ठीक है? तो 2018 में इसीलिए इसकी शुरुआत की गई थी वर्ल्ड बैंक के उस पे अलाइन करते हुए। अब इस लीड्स में डिफरेंट टाइप के स्टेट्स की अलग-अलग कैटेगरीज़ है। अब इन कैटेगरीज़ की बात करें तो कोस्टल ग्रुप में जैसे 3 देखिए कैटेगरीज़ है, अचीवर है, फास्ट मूवर है एंड एस्पायरर है। तो कोस्टल ग्रुप में अचीवर गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, फास्ट मूवर में आंध्र प्रदेश, गोवा, एस्पायरर में केरल एंड वेस्ट बंगाल। लैंडलॉक की बात करें जो चारों तरफ से घिरे स्टेट है, अचीवर्स में हरियाणा, तेलंगाना, फास्ट मूवर में बिहार, हिमाचल प्रदेश, एस्पायरर में छत्तीसगढ़ एज वेल एज झारखंड। नॉर्थ ईस्टर्न की बात करें तो अचीवर में आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश, फास्ट मूवर में मेघालय, मिजोरम, एस्पायरर में मणिपुर है। यूनियन टेरिटरीज में अचीवर्स में चंडीगढ़ एंड दिल्ली का नाम आता है, फास्ट मूवर में दादर नगर हवेली, दमन दीव एज वेल एज जम्मू कश्मीर का भी नाम यहाँ पर है। एस्पायरर की कैटेगरी में अंडमान निकोबार एज वेल एज लद्दाख का नाम आया है। तो हर एक कैटेगरी में कम से कम आप एक एक दो दो नाम याद रखें जिनको लीड्स के तहत इंक्लूड किया गया है। यहाँ पर नीलेट को एक डीम्ड यूनिवर्सिटी के तहत लॉन्च किया गया है और ये आपका जो प्रोग्राम जो कराया गया है ये गुवाहाटी में हुआ है जहाँ पर इसको लॉन्चिंग प्रोसेस को पूरी की गई है। अब इसमें पहली बात तो आसाम के गवर्नर जो कि एल के या एल पी दैट मीन्स लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे अश्विनी वैष्णव और इसके साथ साथ आसाम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा, इन तीनों लोगों ने इसका इनॉग्रेशन किया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
क्योंकि डीम्ड यूनिवर्सिटी 12 लोकेशन पर, जिसमें से 5 लोकेशन अकेले नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में। तो एक टाइप का वर्ल्ड में नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को इंट्रोड्यूस एज वेल एज उनकी इम्पोर्टेंस के लिए इस टाइप की चीजें लॉन्च की गई हैं। और नीलिट को माना जाता है कि जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसकी एकमात्र इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड यूनिवर्सिटी जो है वो नीलिट है। और यहाँ पर क्योंकि इंडिया को सेमीकंडक्टर हब बनाने की बात की जा रही है, इसीलिए गिफ्ट सिटी में सेमीकंडक्टर का हब भी ओपन किया गया था। और इसीलिए नीलिट एंड टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने एक समझौता किया ताकि इंडिया में सेमीकंडक्टर से रिलेटेड स्किल को डेवलप करने का इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा। और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी एंड इंडस्ट्री 4.0 रेवोल्यूशन पर भी काम किया जाएगा ताकि इंडिया को बेहतर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जा सके। नीलिट के बारे में बात करें तो नीलिट, जिसका फुल फॉर्म अभी आपने पढ़ा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि मैथी की एक ऑटोनॉमस साइंटिफिक सोसाइटी है, जिसको फाइनली डीम्ड यूनिवर्सिटी के तहत लाया गया अंडर द डिस्टिंक्ट कैटेगरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसका मेन कैंपस रोपड़ पंजाब में है। और इसके तहत इनका प्लान है कि अगले 5 सालों में लगभग 3.7 मिलियन स्टूडेंट्स को डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के थ्रू, दैट मीन्स कनेक्ट करके, उनको स्किलफुल बनाया जा सके। और जब से ये एग्जिस्टेंस में सिंस 1994 से इसके 50 से ज़्यादा सेंटर हैं, 700 से ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स काम कर रहे हैं, 9,000 से ज़्यादा फैसिलिटेशन सेंटर हैं नीलिट के। तो ये एक इम्पोर्टेंट अपना एक रोल प्ले करेगा इंडिया के टेक्नोलॉजी हब बनने में। इसके बाद बैंक नेट का नाम आया है। अब ये बैंक नेट क्या है, तो सबसे पहले ये समझिएगा बैंक नेट है क्या। तो एक सिंपल सी बात की जाए, जैसे आपने सुना होगा कि भाई प्रॉपर्टीज की नीलामी होती है, उसी नीलामी को जो फिजिकल फॉर्म में की जाती थी कि भाई एक पर्टिकुलर जगह बता दी गई, वहां पर जिन जिन को इन्फॉर्मेशन दिया वो लोग कलेक्ट हो गए, वहां पर एक सामने नीलामी करता होगा जो प्रॉपर्टीज के बारे में बताएगा, नीलाम करेगा और लोग बोली लगाएंगे भाई। यहाँ पर कुछ ही लोगों को मौका मिल पाता था जिनके पास इनकी इंफॉर्मेशन होती थी और वो वहां तक पहुंच पाते थे। लेकिन इसी प्रोसेस को आसान बनाने के लिए एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन, वन स्टॉप सोल्यूशन के तौर पर एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम रखा गया है बैंक नेट। इट इज ई ऑक्शन पोर्टल फॉर ई ऑक्शन ऑफ द प्रॉपर्टीज। मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से यहाँ पर नीलामी के लिए उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं और चीजों को नीलाम होते खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात की जाए कि ये बैंक नेट है क्या, तो ये एक टाइप का ऐसा पोर्टल है जहां पर इट गैदर्स डिटेल्स इन वन प्लेस। मतलब सारी चीजों की जो आपको डिटेल है वो आपको एक जगह पर मिल जाएगी। इससे होगा क्या कि जो प्रोसेस होता है कि कौन सी नीलाम करने वाली चीज है उनको ढूंढने का, दैट मीन्स फाइंडिंग द प्रोसेस ऑफ, एज वेल एज उसमें हिस्सा लेने का जो पार्टिसिपेटिंग प्रोसेस है प्रॉपर्टी के ई ऑक्शन में, उस प्रोसेस को काफी सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा या काफी आसान हो जाएगा कि आपको एक ही जगह पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि हाँ भाई ये चीज नीलाम होने के लिए आ रही है और उसमें आप अपनी जगह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसका फायदा दोनों को होने वाला है, बायर एज वेल एज इन्वेस्टर। तो भाई दोनों के लिए फायदेमंद होगा। बायर को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इन्वेस्टर्स को भी बेहतर, दैट मीन्स लोग मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग की पहुंच हो पाएगी तो उसे भी एक वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज के लिए इस चीज को यहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो इसको लॉन्च किसने किया? एम नागराजु, जो कि सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, डीएफएस के, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। इन्होंने ई ऑक्शन पोर्टल बैंकनेट लॉन्च किया है न्यू दिल्ली में। तो ये एक टाइप का ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर डिफरेंट टाइप के प्रॉपर्टीज, जो भी जितने भी पब्लिक सेक्टर प्रॉपर्टीज है, बायर एंड इन्वेस्टर को उसका इंफॉर्मेशन एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, जहां पर वाइड रेंज ऑफ असेट्स अवेलेबल होंगे बायर और इन्वेस्टर्स के लिए, चीजों को बेहतर तरीके से समझने के लिए या बेहतर तरीके से उनकी नीलामी के लिए। इस प्लेटफॉर्म पे आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज को रजिस्टर करा सकते हैं, चाहे वो आपका फ्लैट हो, इंडिपेंडेंट हाउस हो, ओपन प्लॉट हो, कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज को भी किया जा सकता है। इंडस्ट्रियल लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, प्लांट, मशीनरी, एग्रीकल्चर एज वेल एज नॉन एग्रीकल्चर लैंड।
तो सभी के लिए यहाँ पर मौका है, दैट मीन्स सभी चीज़ों को यहाँ पर किया जा सकता है। इससे सबसे बड़ा फायदा किसको होगा? तो देखिए, एक तो जब एक ही जगह पर सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी, डेटा अवेलेबल होगा, तो रिकवरी प्रोसेस आसान हो जाएगा पब्लिक सेक्टर्स का। और इससे बैंकों की बैलेंस शीट भी बेहतर होगी और क्रेडिट अवेलेबिलिटी भी मार्केट में बढ़ेगी, बिजनेस एज वेल एज इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये एक तरीका है जिसमें आप सभी को इन्वॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। तो आपके यहाँ जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, हाँ, वो भी बेहतर होगा। और वो तभी हो पाएगा कि जो असेट है आपके बेकार पड़े हुए हैं, उनकी बेहतर बोली लग पाए। और इससे जब सेफ्टी बढ़ेगी, जब सारा दैट मीन्स चीजें सामने होंगी, बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, तो इन्वेस्टर का भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि वो सही जगह पर इन्वेस्ट कर रहा है या सही जगह पर बोली लगा रहा है। और इससे जो फंसा हुआ पैसा है नीलाम करके, वो भी बाहर आ जाएगा। तो इसका डायरेक्ट फायदा बैंकों को होने वाला है कि अगर किसी भी टाइप का लोन पूरा नहीं हो पाया है बैंक का, तो उसने वो प्रॉपर्टी की ई ऑक्शन करा दिया और इनकी बैलेंस शीट और अपना पैसा ले लिया, तो इनकी भी बैलेंस शीट बनी रहेगी। यहाँ पर इतना ही नहीं, डीएफएस इसके साथ साथ जो भी ऑफिसर हैं, चाहे वो डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल के रिकवरी ऑफिसर्स हों या पब्लिक सेक्टर के एग्जीक्यूटिव हैं, उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी ताकि इस पोर्टल का इफेक्टिवली और इफिशिएंट तरीके से यूटिलाइजेशन हो पाए। और अब तक लगभग 1,22,000 प्रॉपर्टीज इस पोर्टल के थ्रू ऑक्शन के लिए अवेलेबल या माइग्रेट हो चुकी हैं। इसमें कई सारे इम्प्रूव्ड फीचर भी इंक्लूड किए गए, जैसे ऑटोमेटेड एंड इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम भी है, जिसमें केवाईसी ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो दैट मीन्स कोई भी बेकार का फर्जी कोई भी इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता। बकायदा आपकी केवाईसी होगी और उस बेसिस पे डेटा या उस टाइप से आपका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसके साथ साथ जैसे अभी हमें हमने नीलेट की डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात की, वैसे ही एस व्यास यूनिवर्सिटी ये भी एक डीम्ड यूनिवर्सिटी के फॉर्म में लॉन्च किया गया है। तो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जिनका नाम है जेपी नड्डा, उन्होंने अ, एक न्यू कैंपस दैट मीन्स एक न्यू कैंपस इस स्कूल का लॉन्च किया है, जो आपको डिफरेंट टाइप की एडवांस स्टडीज प्रोवाइड करेगा योगा अनुसंधान के मामले में, जिसका नाम ही इन्होंने रखा है स्वामी विवेकानंद योगा अनुसंधान संस्थान। और इसी का इनॉग्रेशन बेंगलुरु में किया गया। देखिए, आयुष मंत्रालय के अंदर लगातार योगा, नेचुरोपैथी और एज वेल एज आयुर्वेदा पर फोकस किया जा रहा है। इसीलिए इंडिया एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसीलिए इंडिया ने इंटरनेशनल योगा डे की भी शुरुआत की गई थी कि ये केवल बात हेल्थ की नहीं है, ये एक प्रॉपर एक सेक्टर है जिसमें इंडिया का एक अलग पहचान है। तो अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए भी इस टाइप की चीजों को प्रमोट किया जा रहा है, वर्ल्ड लेवल पे अपनी पहचान हो पाए। तो इसीलिए एस व्यास जो कि इंडिया के ट्रेडिशनल नॉलेज को मॉडर्न एजुकेशन के साथ कनेक्ट करके लोगों तक पहुंचाएगा, चाहे वो योगा हो, चाहे नेचुरोपैथी हो, चाहे आयुर्वेद हो। और इसीलिए इसकी टैगलाइन रखेगी एजुकेशन मीट्स इंडस्ट्री, जहां पर कैंपस डिफरेंट टाइप के इंडस्ट्रीज कोलैबोरेशन के साथ साथ टेक्नोलॉजी इनोवेशंस पे भी काम करेगा। और क्योंकि सरकार का इतना ज्यादा फोकस रहा है पर्टिकुलर योगा एंड आयुर्वेदा पर, तो इसलिए हर एक आप देखेंगे कि जितने भी हमारे यहाँ एम्स हैं, लगभग 22 एम्स हैं, उसकी हर एक ब्लॉक में या हर जगह पर एक आयुष ब्लॉक मैंडेटरी किया है सरकार ने, एस्टेब्लिश करने की बात कही है। इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने लगभग अभी तक अपनी चीजों को बढ़ावा देने के लिए 103 देशों के साथ कोलैबोरेशन किया है, जिसमें डब्ल्यूएचओ के साथ भी ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर ओपन किया था, जो कि जामनगर गुजरात में, जो कि एक वर्ल्ड हब है फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन स्टडीज एंड इनोवेशन के लिए। तो जो परंपरागत दवाइयां हैं उनकी पढ़ाई और क्या आप नया कर सकते हैं, उसके लिए एक वर्ल्ड पे रिकॉग्नाइज हब है, जो कि जामनगर में ओपन किया गया था डब्ल्यूएचओ की मदद से, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा। इसके साथ साथ एक 600 बेडेड आरोग्य धाम भी सरकार ने स्टैब्लिश किया। और सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एज वेल एंड नेचुरोपैथी को वर्चुअली इनॉग्रेट किया गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा झाझर हरियाणा में। तो ये कई सारे डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिले हैं, तो इनको जरूर याद रखें। इसके साथ साथ 4 जैन को, जो कि वर्ल्ड ब्रेल डे होता है, जो कि बर्थ एनिवर्सरी 216 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लुइस ब्रेल के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिसको ग्लोबली 2019 से मनाना शुरू किया गया है। तो लुइस ब्रेल का 2016 बर्थ एनिवर्सरी पर
जो कि 4 जैन को आता है, वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है। ये ब्रेल है क्या? ब्रेल इज अ टाइप ऑफ स्क्रिप्ट जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग होते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड ब्लाइंड पर्सन, दैट मीन्स या पार्शली साइटेड, वो टच करके चीजों को पढ़ पाए, समझ पाए। इसीलिए ये ब्रेल लिपि का डेवलपमेंट लुइस ब्रेल के द्वारा किया गया था, जहां पर डिफरेंट टाइप के अल्फाबेट एंड न्यूमेरिकल सिंबल होते हैं। 6 डॉट का यूज किया जाता है डिफरेंट लेटर एंड नंबर्स को प्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, ताकि उनको बेहतर तरीके से वो किताब को पढ़ पाए और उनको समझ पाए। तो ये चीजें यहाँ पर आई। अब यहाँ पर NIAPBW, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटीज, जो कि देहरादून बेस्ड है, इसने लोगों के लिए, ताकि उनको बेहतर चीजें अवेलेबल हो पाए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर तरीके से डेवलप किया, जहां पर प्रिंटिंग ब्रेल टेक्स्ट बुक एंड मैगजीन प्रिंट होते हैं, दैट मीन्स विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के। इसी के लिए सेंट्रल ब्रेल प्रेस स्टैब्लिश किया गया था 1951 में। रीजनल ब्रेल प्रेस 2008 में चेन्नई में स्टैब्लिश किया गया, और गवर्नमेंट के तहत अलग अलग जगह पर 25 ब्रेल प्रेस स्टैब्लिश किए गए हैं, ठीक है। और इन सभी कंबाइंड इफेक्ट का इफेक्ट ये देखने को मिलता है ब्रेल प्रेस में, कि ब्रेल लिटरेचर अभी लगभग 14 लैंग्वेजेस में पब्लिश की जा चुकी है, जिससे लोगों की एक्सेस बढ़ रही है। इसके साथ साथ स्टैंडर्ड भारतीय ब्रेल कोड्स को वर्चुअली इनॉग्रेट किया या लॉन्च किया। चीफ गेस्ट इस पर्टिकुलर उसमें प्रोग्राम में आए थे राजेश अग्रवाल, जो कि सेक्रेटरी रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन एंड विद डिसेबिलिटी के। तो यहाँ पर ये नाम जरूर याद रखिएगा, राजेश अग्रवाल, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो कि स्टैंडर्ड भारतीय ब्रेल कोड्स को यहाँ पर वर्चुअली लॉन्च किया है। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज रही है, क्योंकि अभी आपने देखा था कुछ दिन पहले, अभी इंडिया का फॉरेस्ट कवर देखने को मिला है, फॉरेस्ट कवर डेटा, और कहीं ना कहीं कहीं ज्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है इंडिया के फॉरेस्ट कवर में डिफरेंट स्टेट्स में। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि लगभग 67% जो मेजर फॉरेस्ट फायर रही है, उन पे 24 घंटे के अंदर काबू पा लिया गया। अब यहाँ पर जो डेटा आया है वो मिनिस्ट्री ऑफ MOEF CCC, दैट में CC, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के थ्रू ये डेटा पब्लिश किया गया है। यहाँ पर 2022-23 और 23-24 का डेटा है, जहाँ पर सबसे ज्यादा फॉरेस्ट फायर डिटेक्ट हुई है, जिसमें उत्तराखंड लगभग 2024 में 21,000 केसेस देखने को मिले, फिर उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़। लेकिन अगर सबसे कम की बात की जाए यूटीज एज वेल एज स्टेट में, तो लक्षद्वीप, जहां पर कोई केस नहीं, पुडुचेरी, चंडीगढ़ में एक है, दिल्ली में 16 है, दादर नगर हवेली में 16-16 केस देखने को मिले हैं। तो ये यहाँ पर टॉप 5 स्टेट्स हैं जहां पर ये केसेस देखने को मिले। तो टोटल फायर की बात की जाए ऑल ओवर 36 स्टेट एंड यूटीज को मिलाकर, तो 2022-23 में जहां 2,12,249 केसेस सामने आए थे, 2023-24 में 2,03,544 केस देखने को मिले, और ये डेटा नवंबर से जून के बीच में दिया गया है। अगर बात की जाए परसेंटेज ऑफ फायर एक्सटिंग्विश इन 24 आवर, कितनों पर आपने 24 घंटे में ही कंट्रोल पा लिया, तो 2022-23 में जो केवल 33% कंट्रोल पा पाए थे, वो 2023-24 से बढ़कर 76% दैट मीन्स अचीव हो गया है। इसके साथ साथ दिल्ली एंड गोवा की बात करें स्टेट, और लोवेस्ट फिगर की बात करें यूनियन टेरिटरीज, वही दिल्ली में 16 और गोवा में 36 देखने को मिला है। जम्मू कश्मीर की बात की जाए यूटीज के केस में, तो यहाँ पर हाईएस्ट फॉरेस्ट इंसिडेंट देखने को मिले, लगभग 3,829। तो ये डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखें। अगला न्यूज यहाँ पर जो हमारा है वो रिलेटेड है, रूरल पोवर्टी रेशियो फेल बिलो 5% इन फाइनेंशियल ईयर 2024। तो गांव में जो गरीबी है वो 5% के नीचे आई है, और ये डेटा SBI रिसर्च के थ्रू आया है, जो कि इम्पोर्टेंट डेटा है। तो देखिए यहाँ पर दोनों तरीके से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, चाहे SBI रिसर्च का नाम देके पूछे, चाहे हाउस होल्ड कंजम्पशन सर्वे का नाम देके पूछे, कि भाई जो पुअर्टी है वो फाइनेंशियल ईयर 2023 में जो कि 7.2% थी, वो फाइनेंशियल ईयर 2024 में 5% से नीचे आई है, जो कि 4.86% देखने को मिली है।
तो अगर बात की जाए कि भाई रूरल एरियाज में 7.2% था, वो कम होकर 4.6 आ गया, और अर्बन एरियाज में 4.86 था, जो कि कम होके 4.09 आया है फाइनेंशियल ईयर 2024 में। तो ये ओवरऑल डेटा दिया गया है, कुल मिलाकर 5% के नीचे देखने को मिला है। इसका मेन रीजन हायर कंजम्पशन ग्रोथ बताया गया है, ट्रेडमिल्स कंजम्पशन ज्यादा देखने को मिला है। इसके साथ साथ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर हुआ है, और सरकार जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत लोगों को फायदा पहुंचाती है, उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिला है कि कहीं ना कहीं लोगों का जो कंजम्पशन है वो इंक्रीज हुआ है, और इसकी वजह से पॉवर्टी, जो पॉवर्टी है और वो उसका डेटा कहीं ना कहीं 5 के नीचे आया है। बात यहाँ पर ये आती है कि ये जो दूसरा आपको दिख रहा है इन्फ्लेशन एडजस्टेड पॉवर्टी लाइन, दैट मीन्स इन्फ्लेशन को बाहर करके एक पॉवर्टी लाइन सेट की गई, और इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी 2012 11-12 में। उस कमेटी का नाम था सुरेश तेंदुलकर कमेटी, जिनके बेसिस पर अगर आप इतने रुपए तक खर्च कर पाते हैं इसके ऊपर तो आप पुअर नहीं है, अगर इसके नीचे रहते हैं वो पुअर रहेंगे। तो 2012 में इन्होंने गांव में 816 रुपए डिस्क्राइब किया था, और शहरों के लिए 1000 रुपए बताया था। दैट मीन्स ये इसके नीचे पाए जाने वाले वो पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत आए। लेकिन 2023-24 की बात करें तो वो काफी बढ़ाया जा चुका है। रूरल में 2023 में 1545 रुपए, जबकि 2024 के हिसाब से 1632 रुपए है। शहरों की बात करें तो 1849 रुपए था, जो कि बढ़कर 1944 रुपए हुआ है। तो यहाँ पर इस कमेटी का नाम याद रखिएगा, पॉवर्टी लाइन डिस्क्राइब, जिसके बेसिस पे ये डेटा दिया गया है, दैट मीन सुरेश तेंदुलकर कमेटी। तो एक ये इंपॉर्टेंट डेटा है, तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। देखिए यहाँ पर आपके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। फैज अहमद किदवई, जो कि सीनियर आईएएस ऑफिसर रैंक के आईएएस थे, उनको यहाँ पर एज अ चीफ ऑफ डायरेक्टोरेट ऑफ जनरल ऑफ सिविल एविएशन अपॉइंट किया गया है। ठीक है। तो कई सारे अपॉइंटमेंट यहाँ पर हुए हैं। तो डीजीसीए ने अपॉइंट किया है। डीजीसीए का हेडक्वार्टर की बात करें तो डीजीसीए का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। इसके साथ साथ रिसेंट में ही, अभी 2 दिन पहले भी हमने देखा था कि एक अपॉइंटमेंट हुआ था, और वो आपके जो आधार, दैट मीन्स यूआई डीएआई जो है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके जो हेड बनाए गए थे वो कौन बनाए गए थे? भुवनेश भुवनेश कुमार बनाए गए थे। इसके साथ साथ 2-3 अपॉइंटमेंट है, उन लोगों को हम लोग यहीं देख लेते हैं। तो आपकी जो ये अपॉइंटमेंट करने का जिम्मेदारी किसकी होती है? तो अपॉइंटमेंट करने की यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट। अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट ने इनको अपॉइंट किया। इसके साथ साथ आपके चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट हुए एफसीआई के, जिनका नाम है आशुतोष अग्निहोत्री। तो आशुतोष अग्निहोत्री जो कि एफसीआई के सीएमडी बने हैं। इसके साथ साथ एक अपॉइंटमेंट और हुई है, जो आपका जल जीवन मिशन है, जो सरकार ने लॉन्च किया था, जिसके तहत वाटर टैप कनेक्शन प्रोवाइड करना था। तो मिशन डायरेक्टर उसके अपॉइंट हुए, मिशन डायरेक्टर ऑफ जल जीवन जल जीवन मिशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के तहत आता है, जल जीवन मिशन। तो वहां पर कौन बनाए गए हैं? तो इनका भी नाम याद रखिएगा, बनाए गए हैं कमल किशोर। तो ये 4 अपॉइंटमेंट हो गई। तो भुवनेश कुमार यूआई डीएआई आधार, सीएमडी एफसीआई के आशुतोष अग्निहोत्री, और मिशन डायरेक्टर ऑफ जल जीवन मिशन कमल किशोर, और इसके साथ साथ डीजीसीए दैट मीन्स फैज अहमद किदवई। यहाँ पर आरबीआई, जो कि अपेक्स बैंक है आपके, दैट मीन्स बैंकिंग का जो सबको रेगुलेट करता है, फाइनली आरबीआई का अप्रूवल दे दिया है कि फाइनली जो 2 कोऑपरेटिव बैंक है, नेशनल कोऑपरेटिव बैंक एंड कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, इन दोनों के मर्जर का, जो कि 6 जनवरी 2025 से दैट मीन्स प्ले में आ जाएगा। क्योंकि ब्रांचेस ऑफ द नेशनल कोऑपरेटिव बैंक, जो कि बेंगलोर बेस्ड है, और उनके सभी ब्रांचेस एक्ट एज अ कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की तरह काम करेंगी, जो कि महाराष्ट्र बैंक है। और ये 6 जनवरी 2025 से पूरी तरीके से लागू कर दिया जाएगा। नेशनल कोऑपरेटिव बैंक, जिसकी 13 ब्रांचेस है, वो सभी कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक के तहत इंक्लूड हो जाएंगी। और इससे पहले फाइनेंशियल ईयर 2024 में
मराठा सहकारी बैंक एंड साहेबराव देशमुख सहकारी बैंक कॉस्मोस बैंक में भी मर्ज किया जा चुका है। तो ये ऑलरेडी आपका प्रोग्राम हो चुका है। इसके साथ साथ एक न्यूज जो हम लोग लगातार देख रहे हैं, H1B वीजा की बात हो रही है। यूएस, जहाँ पे इलॉन मस्क का भी नाम आया था, आपने देखा होगा, ये चीज न्यूज में बनी है। तो इससे नुकसान किसको होने वाला है? तो कहीं ना कहीं इसी की न्यूज है कि इन्फोसिस, टीसीएस, ये टॉप 5 ग्लोबल बेनिफिशियरी है। और कहीं भी अगर यूएस इसके रूल रेगुलेशन टाइट करता है तो सबसे ज्यादा निगेटिव इम्पैक्ट इंडिया की ये 3 लीडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी से पड़ने वाला है, जिसमें इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी एज वेल एज एचसीएल का नाम आता है। तो सबसे ज्यादा देखिए यहाँ पर Amazon.com सर्विस, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट है, गूगल है एंड टीसीएस है। तो टॉप 10 में इंडिया की कई सारी कंपनीज हैं जिस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल एज वेल एज कॉग्निजेंट, जो कि इंडियन बेस्ड है, इनका हेडक्वार्टर यूएस में है। तो अगर, और ये टोटल H1B वीजा का 41%, दैट मीन्स इनको फायदा मिलता है। तो अगर इसमें 30 सितंबर के बेसिस पर ये पूरा डेटा आया है, तो अगर कहीं भी यूएस इसमें कोई भी छेड़खानी या चेंजेस करता है या रूल्स हार्ड करता है, तो निगेटिव इम्पैक्ट इन कंपनीज पे पड़ने वाला है। तो इस चीज को जरूर याद रखें। टॉप की कंपनीज H1B वीजा के तहत आने वाली। यहाँ पर नॉस्कॉम में उनकी सीईओ अपॉइंट की गई है, नासकॉम, दैट मीन्स जो कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज है, जो इंडिया के आईटी एंड बीपीओ इंडस्ट्रीज को रिप्रेजेंट करता है। उसकी सीईओ अपॉइंट की गई हैं जिनका नाम है ज्योति शर्मा, ये आप देख सकते हैं, जो निधि भसीन का जगह लेंगे। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और ये स्टैब्लिश किया गया था 1988 में। इसके प्रेसिडेंट नासकॉम के राजेश नाम्बियार है, और चेयरपर्सन की बात करें तो एमडी, जो कि चेयरपर्सन एंड एमडी है, सिंधु गंगाधर। इसके साथ एक अगली न्यूज की बात की जाए तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज आपको ये देखने को मिलेगी कि भाई लगातार इंडिया का जो मेट्रो रेल सिस्टम है, उसकी ग्रोथ यहाँ पर बेहतर तरीके से हो रही है। और 1000 किलोमीटर इसके होने ही वाले हैं, दैट मीन्स 1000 किलोमीटर अचीव कर लेगा और ये वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट मेट्रो कनेक्टिविटी हो जाएगा। दैट मीन्स नो डाउट पहले पर आपका चाइना आता है, दूसरे पर आपका यूएस आता है, और इंडिया थर्ड नंबर पे मेट्रो सिस्टम में आ जाएगा। तो मेट्रो सिस्टम जो कि इंडिया की ट्रेवल को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, लगभग 1000 किलोमीटर कवर कर रहा है, 11 स्टेट्स एंड 23 सिटीज में ये फैला हुआ है। तो 2014 की बात करें तो 2014 से पहले लगभग केवल 5 सिटीज में, जो कि मेट्रो सिटीज में, वहां देखने को मिलता था। लेकिन 2024, पिछले 10 सालों में काफी ज्यादा इसकी ग्रोथ हुई है। 23 स्टेट्स इससे, मतलब सिटीज इससे कनेक्ट हो गए। तो रिसेंट में ही इंडिया का जो मेट्रो सिस्टम है उसने जापान को पीछे छोड़कर नंबर थर्ड रैंक पर आया है, ठीक है, मेट्रो नेटवर्क सिस्टम में। और कुछ ही समय में अगर देखा जाए जिस हिसाब से ये ग्रोथ कर रहा है, तो ये सेकेंड लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क हो जाएगा वर्ल्ड का। तो अभी रिसेंट में ही दिल्ली में मोदी जी ने 12,200 करोड़ रुपए का मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसके तहत 13 किलोमीटर का दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर भी आता है। इसके साथ साथ अगर हिस्ट्री हम लोग देखें मेट्रो की इंडिया में, तो जिसकी सबसे पहली नींव 1969 में रखी गई थी, लेकिन इसको ग्राउंड लेवल पर पहुंचने में लगभग 2 डिकेड्स लग गए। तो देखिए इसमें कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। 1984 में इंडिया में फर्स्ट मेट्रो लाइन सुविधा शुरू की गई थी 3.5 किलोमीटर की, कहाँ पर? कोलकाता में। तो इसे बिगनिंग ऑफ मेट्रो लाइफ इन इंडिया कहते हैं 1984 के तहत। 1995 में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने वर्ल्ड क्लास मास रैपिड ट्रांसपोर्ट चलाया दिल्ली में। 2002 में फर्स्ट मेट्रो कॉरिडोर चला था शाहदरा से लेकर इस हजारी, वो भी दिल्ली में। इट इज वन ऑफ द कंट्री लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क, जो कि अपने आप में एक लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क था। 2011 में नम्मा मेट्रो, बेंगलुरु की मेट्रो फर्स्ट सेगमेंट बिल्ट हुआ था। 2017 में चेन्नई में देखने को मिला ग्रीन लाइन के तहत। 2020 में फर्स्ट फेज ऑफ कोच्चि मेट्रो देखने को मिला। इसके बाद धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि ऑल ओवर इंडिया कई सारी सिटीज, जो कि अभी आपने देखा, लगभग 23 सिटीज में इसका डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो देखिए इसमें रिसेंट में कई सारे डेवलपमेंट हुए। 2024 में पहली इंडिया में अंडर वाटर मेट्रो चली, ये कहाँ चलाई गई थी? कोलकाता में। पहली ड्राइवरलेस मेट्रो, ये भी देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, 28 दिसंबर 2020 को दिल्ली मेट्रो मेजेंटा लाइन में
एक ऑटोमेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट के फॉर्म में इसकी चलाई चलाई गई थी। कोच्चि वाटर मेट्रो की बात की जाए तो कोच्चि केरल बिकेम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू लॉन्च ए वाटर मेट्रो। तो अंडर वाटर मेट्रो टनल कोलकाता में, वाटर मेट्रो कोच्चि में, जो कि लगभग 10 आइलैंड जो भी आसपास के हैं उनको कनेक्ट करेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर फर्स्ट बोट लॉन्च की गई थी 2021 में, कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए। रिसेंट में कई सारी चीजें सरकार ने लॉन्च की। बेंगलुरु मेट्रो परियोजना है, ठाणे मेट्रो परियोजना है, एज वेल एज पुणे मेट्रो परियोजना है। लेकिन इतना ही नहीं, ग्लोबल लेवल पे बात करें तो कहीं ना कहीं मेड इन इंडिया चीजों को डेवलप किया जा रहा है। जैसे बांग्लादेश लगातार मेट्रो रेल सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने वाला है, वो भी इंडिया की हेल्प से। इसके साथ साथ जकार्ता कंसल्टेंसी के साथ लगातार कंसल्ट चल ही रहा है इंडिया। इसराइल, सऊदी अरब, केन्या, एल सल्वाडोर ने पार्टनरशिप में इंटरेस्ट दिखाया है। और इसके साथ साथ जो इंडिजिनस बनाई हुई कोचेस हैं मेट्रो की, उनको एक्सपोर्ट किया जाएगा कनाडा एज वेल एज ऑस्ट्रेलिया में। तो ये एक मेजर डेवलपमेंट का पार्ट रहने वाला है, तो इनको जरूर याद रखें। एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है इंडिया की मेट्रो और कनेक्टिविटी फील्ड में। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। तो देखिए यहाँ पर फरल सखी इनिशिएटिव लिया गया। अब ये है क्या? देखिए फरल जो पर्टिकुलर नाम है ना, तो ये नाम कहीं और से नहीं आया है एक्चुअली। ये प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ ट्रेडिशनल फेस्टिव स्नैक्स है, जिसको नाम दिया गया है फरल। और इसीलिए नाम ही पड़ गया फरल सखी। तो सखी का मतलब है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म है, कहीं ना कहीं वुमेन्स को बढ़ावा दिया जाएगा। तो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप दैट मीन्स फेस्टिव स्नैक्स को प्रोड्यूस करने के मामले में, ताकि वुमेन्स इंडिपेंडेंट हो पाए, एम्पावर हो पाए। तो मीरा भयंडर जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, उसने फरल सखी इनिशिएटिव की शुरुआत की है महाराष्ट्र में, ताकि इसका मेन फोकस वुमेन के ऊपर हो पाए, जो कि ट्रेडिशनल स्नैक प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। और इसीलिए एमबीएमसी ने वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, जो कि नीति आयोग की ही संस्था है, उसके साथ एग्रीमेंट किया है, ताकि फरल सखी लॉन्च किया जाए अंडर अवॉर्ड टू रिवॉर्ड इनिशिएटिव ऑफ डब्ल्यूईपी के तहत। तो इट इज एक परमानेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, जिसके तहत फरल सखी महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। ठीक है। इसके तहत 25 वुमेन फ्रॉम मीरा भयंडर सेलेक्ट की गई हैं, जिनको टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाएगी। बाद में चल के और भी महिलाएं इससे कनेक्ट होंगी। ये इनिशिएटिव केवल बिजनेस के बारे में नहीं है, ये दैट मीन्स सोसाइटी की जो नीड्स है उनको भी पूरा करना, और वुमेन का इंटरप्रिटेशन कैसे हो पाए, उसके लिए ये चीज यहाँ पर लॉन्च की गई है। और इसीलिए जो कि अन्ना राय है, नीति आयोग की प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर, और इसकी मिशन डायरेक्टर, प्लीज इसको जरूर याद रखेंगे, मिशन डायरेक्टर डब्ल्यूईपी की अन्ना राय। उन्होंने इसको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट बताया ही है, जबकि जबकि सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगी। ब्लिंकिट, जो कि आपको ग्रोसरी पहुंचाता है, इसका डेवलपमेंट अभी आपने देखा होगा, सरकार ने भी कहा कि भाई जो भी आप चीजें कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू रूल एंड रेगुलेशन होना चाहिए। तो ब्लिंकिट लॉन्चेस 10 मिनट एम्बुलेंस सर्विस गुरुग्राम, क्योंकि एक्चुअली इनका हेडक्वार्टर गुरुग्राम है। तो पायलट प्रोजेक्ट के बेसिस पर यहाँ पर बस आप एक छोटी सी ये न्यूज याद रखिएगा कि किसने एम्बुलेंस सेवा पहली बार दैट मीन्स इस टाइप की कंपनी ने शुरू की। तो ब्लिंकिट लॉन्चेस 10 मिनट एम्बुलेंस सर्विस इन गुरुग्राम एज ए पायलट प्रोजेक्ट। ये इनका फर्स्ट स्टेप है, ताकि क्विक एंड रिलायबल एम्बुलेंस सर्विस दिया जा सके। और उसमें वो सारी जरूरत की चीजें हैं जो एक एम्बुलेंस में होती है। तो अभी इन्होंने 5 एम्बुलेंस की शुरुआत की है। अ, और इसकी जानकारी ब्लिंकिट के सीईओ अलविंदर ढींडसा ने दी थी। और कहने का मतलब यही है कि आगे हो सकता है आगे इसका एक्सपेंशन देखने को मिले। अगले 2 सालों में ये अलग अलग कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी अलग अलग स्टेट्स में। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आई है, छत्तीसगढ़ became the first state to link forest ecosystem with the green GDP। अब देखिए ये छत्तीसगढ़ के बारे में है। पहली बात तो जीडीपी क्या होती है भाई? जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। और जीडीपी
फॉरेस्ट के अलग अलग चीजों का एयर वाटर कंजर्वेशन, बायोडायवर्सिटी एंड स्टेट के इकोनॉमिक प्रोग्रेस पर, तो दोनों चीजों को कनेक्ट करना है, इन्वायरमेंट एज वेल एज हमारे इकोनॉमिक प्रोग्रेस। तो जीडीपी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक प्रोग्रेस बता रहा होता है, और उसकी वजह से इन्वायरमेंट को भी साथ लेके चलना है, सस्टेनेबल बनाना है, तो ये चीज ग्रीन जीडीपी बताता है। तो छत्तीसगढ़, जिसका अभी लेटेस्ट जो फॉरेस्ट सर्वे आया उसमें लगभग 44% तक लैंड कवर देखने को मिलता है फॉरेस्ट के थ्रू, जिस पर काफी लोगों की लाइवलीहुड भी टिकी हुई है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव रहेगा। इसके तहत डिफरेंट टाइप के फॉरेस्ट प्रोडक्ट जैसे तेंदू लीव्स, लैक, हनी, मेडिसिनल प्लांट्स कंट्रीब्यूट करते हैं रूरल इकोनॉमी को बनाए रखने के लिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव रहा है, और छत्तीसगढ़ अगेन पहला स्टेट बना है जो कि ग्रीन जीडीपी से खुद को कनेक्ट करेगा, या फॉरेस्ट इकोसिस्टम को ग्रीन जीडीपी से कनेक्ट करने वाला। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो ऐसे ही बने रहें, रिवाइज करते रहें, तो चीजें और बेहतर होती जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।